गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। पिछली कक्षा में हमने आप लोगों को मानसिक मंदिता के कारण के विषय में बताया था कि मानसिक मंदिता का कोई एक कारण नहीं होता है, इसके कई कारण होते हैं और ये कारण बहुत जटिल होते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि मानसिक मंदिता के 3 प्रमुख कारण हैं। पहला, जन्म के पूर्व के कारक, जो जन्म से पहले ही बच्चों में हो जाता है। जब माँ गर्भ से होती है, गर्भावस्था के दौरान ही ये विकलांगता बच्चों में हो जाता है। दूसरा है जन्म के समय का कारक, यानी जन्म के समय का कारक। जन्म के समय का कारक से तात्पर्य है बच्चों कि जन्म के समय बच्चे को चोट लग जाना, असमय प्रसव का होना, ये सभी कारण जन्म के समय का आता है। तीसरे प्रकार में है जन्म के पश्चात का कारक। तो हमने आपको पिछली कक्षा में जन्म से पूर्व के कारक को समझा रहे थे। पूर्व के कारक में बच्चों हमने 3 कारकों को समझा दिया था: अशुद्धि, विकिरण और विषाक्तता। ये 3 कारक हम आप लोगों को समझा दिए थे। चौथा कारक हम आपको समझाने वाले थे, वो अभी हम बता रहे सर। चौथे कारक के अंतर्गत आ रहता है वंशानुक्रम। मंदबुद्धिता यानी मानसिक रूप से अक्षम बालक जो होते हैं वो वंशानुक्रम के कारण भी होते हैं सब। इसका भी प्रमुख प्रभाव पड़ता है बच्चों पे। क्यों? क्योंकि मंदबुद्धिता का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है। विभिन्न प्रकार के अध्ययनों से यह ज्ञात हुआ कि माता पिता का बौद्धिक स्तर जिस प्रकार का होता है, उसी प्रकार का बौद्धिक स्तर बालकों में पाया जाता है। समझ में आ रहा है बच्चों कि माता पिता का जिस प्रकार का बौद्धिक स्तर है, ठीक उसी प्रकार का बौद्धिक स्तर बालकों में भी पाया जाता है। यदि माता पिता का IQ कम होता है, तब अधिक संभावना यह रहती है कि बालकों का भी IQ कम हो जाता है। इस प्रकार अधिक बुद्धिमान माता पिता के संतान अधिक बुद्धिमान होते हैं। इस संदर्भ में गाल्टन एवं गोडार्ड ने अपने अध्ययन में वंशानुक्रम को प्रमुख कारण माना था। गाल्टन एवं गोडार्ड ने मानसिक मंदता को वंशानुक्रम का प्रमुख कारण माना था। उन्होंने अपने अध्ययन के द्वारा यह निष्कर्ष निकाला या शोध में यह पाया कि मंदबुद्धि माता पिता के बच्चे भी मंदबुद्धि ही होते हैं। गोडार्ड ने मार्टिन कालिकाक नामक एक सैनिक एवं उसके वंशजों पर अध्ययन किया। गोडार्ड ने मार्टिन कालिकाक नामक एक सैनिक एवं उसके वंशजों पर जब अध्ययन किया तो यह पाया कि कालिकाक का जिस मंदबुद्धि महिला से अवैध संबंध था, कालिकाक का जिस मंदबुद्धि महिला के साथ अवैध संबंध था, उसके 480 वंशजों में से बच्चों, कितने वंशजों में से? 480 वंशजों में से अधिकांश लोग अपराधी, वेश्यावृत्ति, मंदबुद्धिता तथा मिर्गी रोग से ग्रसित थे। इससे यह पता चलता है कि मंदबुद्धिता का वंशानुक्रम से गहरा एवं घनिष्ठ संबंध है। माता पिता के गुणसूत्रों में इसके साथ साथ बच्चों जेनेटिक एंड मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय, तो इनमें मानसिक मंदता का प्रभावी कारक माता या पिता के
गुणसूत्रों में दोषपूर्ण जिन्स की उपस्थिति से भी मानसिक मंदता होता है। दोषपूर्ण जिन्स या तो मानसिक मंदता को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने के वाहक का कार्य करते हैं, जिसे अभी हमने बताया आपको, या फिर गैमोजेनेसिस के समय गुणसूत्रों की समान युगलबंदी न होने के कारण समान जोड़े नहीं होने देते हैं। गैमोजेनेसिस के समय गुणसूत्रों की समान युगलबंदी नहीं होने देते हैं, तब इस तरह की स्थितियां होती हैं, जैसे मोंगलोइड्स में गुणसूत्रों की संख्या 46 जो सामान्य के स्थान पर 47 होती है। ऐसा 21वें गुणसूत्र की संरचना में असामान्यता के कारण होता है। मोंगलोइड्स में बच्चों गुणसूत्रों की संख्या जो 46 सामान्य होती है के स्थान पर 47 हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 21वें गुणसूत्र की संरचना में असामान्यता के कारण ये स्थिति उत्पन्न होती है, जिसके कारण बच्चों में मानसिक मंदता पाई जाती है। अन्य दोषपूर्ण जिन्स भी इसे प्रभावित करते हैं, लेकिन अधिकतर देखा जाए तो वंशानुक्रम या आनुवंशिकी या चयापचय के कारण भी बच्चों में इस तरह के दोष पाए जाते हैं। वंशानुक्रम में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण होता है, और आनुवंशिकी एवं चयापचय में गुणसूत्रों की संख्या का सही ढंग से मेल न होने के कारण बच्चों में ये रोग पाए जाते हैं। अब आता है बच्चों माता का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। गर्भावस्था के दौरान प्रायः माता का स्वास्थ्य या शारीरिक रूप से वह कमजोर होती है। अब गर्भकाल में जब माता का स्वास्थ्य या वह शारीरिक रूप से कमजोर होती है तो उसका कारण क्या है? उचित एवं असंतुलित आहार का सेवन। उचित आहार न मिल पाना, इसके साथ साथ असंतुलित आहार का सेवन, यानी संपूर्ण पौष्टिक आहार का उनको न मिल पाना। जब माता को असंतुलित आहार ग्रहण करती है तो वह आहार बच्चे के लिए परिपूर्ण नहीं होता है, तब कुपोषण की स्थिति आती है, और कुपोषण की स्थिति के कारण असंतुलित मानसिक स्थिति का होना भी शुरू हो जाता है। बालक के मस्तिष्कीय विकास में यह बाधा पहुंचाता है। असंतुलित भोजन के कारण बालक का मस्तिष्क विकास में बाधा उत्पन्न होती है, जिसके कारण भ्रूण में ही बालक के मस्तिष्क का विकास अवरुद्ध हो जाता है, या उसके किसी एक भाग का नष्ट हो जाता है, या संरचना नहीं बन पाती है, जिससे कि उसके किसी एक भाग को वह नष्ट कर देता है, जिसका संरचना नहीं बन पाता है, तो बालक का मानसिक विकास रुक जाता है। फलस्वरूप उसमें मंदता दृष्टिगोचर होती है। अब आता है बच्चों दूसरा प्रकार, जो हमने पहले भी बताया कि जन्म के समय के प्रभावी कारक। तो जन्म के समय का प्रभावी कारक के अंतर्गत आता है बच्चों की एक पूर्ण रूप से स्वस्थ शिशु के जन्म से संबंधित कुछ ऐसे परिस्थितिजन्य एवं वातावरणीय कारक होते हैं जो उसको मानसिक आघात पहुंचाते हैं, जिनके फलस्वरूप बालक का मानसिक विकास विकृत हो जाता है और बौद्धिक मंदता को जन्म देते हैं। ऐसे
जन्म के समय के कारकों को भी दो वर्गों में रखा गया है बच्चों। पहला है अपरिपक्व जन्म। अपरिपक्व जन्म से यहाँ पे क्या तात्पर्य है? यहाँ पे अपरिपक्व जन्म का अर्थ है कि सामान्य बालकों की अपेक्षाकृत मानसिक मंदिता वाले बालक अधिक संख्या में अपूर्ण गर्भकाल में ही जन्म लेते हैं, यानी समयावधि पूरी नहीं होती है, उस समयावधि से पहले ही उनका जन्म हो जाता है। इस प्रकार से अपूर्ण गर्भकाल बालक के मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक बन जाता है, जिसका कारण क्या है? कोई भी प्रजनन संबंधी आपत्ति। प्रजनन संबंधी आपत्ति का अर्थ है शिशु की केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को नष्ट कर देने वाली घटनाओं की श्रृंखला है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को नष्ट कर देने वाली एक घटनाओं की एक श्रृंखला है, जो कि बालक को किसी भी प्रकार की असामान्यता, किसी भी प्रकार की विकलांगता से लेकर उसकी मृत्यु तक का कारण बन जाती है। अपरिपक्व जन्म समय से पहले जन्म के कारण मानसिक क्षति होती है, मानसिक न्यूनता होता है, प्रमस्तिष्कीय वेदना या बाल्यावस्था की व्यवहारिकता विकृतियों से लेकर सीखने की अयोग्यता तक बच्चों आ जाती है। इसके पश्चात आता है बच्चों दूसरा कारक जो होता है प्रसव अवस्था की परेशानी। प्रसव के समय असामान्य घटनाएं होना या परेशानी होना, मानसिक मंदता से संबंधित प्रसव काल की परेशानियां भी पाई जाती हैं। जटिल प्रसव काल, शल्य चिकित्सा द्वारा प्रसव का होना आदि भी कुछ भी प्रभावी कारक हैं जिसके कारण से जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क पर विकार पड़ता है। इसके साथ ही साथ जन्म के समय शिशु को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन न मिलने से, इसके साथ साथ एक कारण और भी वह है बच्चों कि जन्म के समय शिशु को पर्याप्त मात्रा में अगर ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो मस्तिष्कीय कोष मर जाते हैं, जिनको फिर सुधारा नहीं जा सकता है। कभी कभी जन्म के समय मस्तिष्क में आघात लग जाता है। आघात लग जाने से भी बालक का केंद्रीय तंत्र विकृत हो जाता है और मानसिक मंदता को जन्म देता है। इसके साथ ही साथ बेटा जब ऑपरेशन शल्य प्रक्रिया के द्वारा जब ऑपरेशन होता है तो प्रसव के समय औजारों का प्रयोग करने से कभी कभी वह औजार बच्चों को लग जाते हैं। बच्चे का कोई भी नस कट जाती है, जिसके कारण भी मानसिक मंदता उत्पन्न हो जाती है। अब आता है बच्चों जन्म के पश्चात के कारक। जन्म के पश्चात अर्थात जन्म के पश्चात विकास काल में जब बच्चे का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, चारित्रिक विकास, नैतिक विकास, भाषाई विकास, ये सभी विकास हो रहे हैं, उन विकास काल में बालकों को मानसिक क्षति हो जाए, वह क्षति किसी भी कारण से हो जाए जिससे कि बच्चे के मानसिक रूप से मनोमस्तिष्क पे चोट लग जाए, ऐसे कारक जन्म के पश्चात वाले कारक होते हैं। जब बच्चे का पूर्णतः विकास हो रहा है तो कोई दुर्घटना घटित हो जाना, कहीं चोट लग जाना, इस तरह की चीजें। ऐसे जन्म के पश्चात वाले कारकों में बच्चों 5 तरह के कारक आते हैं। पहला आता है दीर्घ स्थायी रोग। दीर्घ स्थायी रोग, कुछ रोग ऐसे होते हैं, कुछ रोग यानी कि वह रोग जिन्हें हम संक्रामक रोगों की श्रेणी में रखते हैं बच्चों, वह दीर्घकालिक रोग होते हैं और यह ऐसी बीमारियां होती हैं जिससे कि बच्चे का मानसिक विकास प्रभावित होता है, जैसे मोतीझरा,
खसरा, चेचक, पीलिया या कुकर खांसी बालकों के जन्म के पश्चात होने पर उसके मानसिक विकास को प्रभावित करती है। खसरा, जिसे मस्तिष्कीय ज्वर भी कहते हैं, मुख्य रूप से छूत की बीमारी है जिसमें कि अत्यधिक तेज बुखार हो जाता है और संभवतः मस्तिष्क कोश नष्ट हो जाता है। जब बुखार मस्तिष्क पे पहुंच जाता है तो मस्तिष्क कोश नष्ट हो जाता है बच्चों, जिससे बच्चे के मस्तिष्क विकार उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त भी कई ऐसी बीमारियां हैं जो बच्चों के मस्तिष्क को क्षति पहुंचाती हैं, जिनके फलस्वरूप बालक मंद बुद्धि वाला हो जाता है। दूसरा प्रकार आता है बच्चों अभिघातजन रोगग्रस्तता। इसमें प्रायः मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो जाता है तथा कभी कभी इस तरह के विकारों के कारण बच्चों बालक के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में भी बीमारी उत्पन्न हो जाती है और जिसके कारण उनका मस्तिष्क का विकास नहीं हो पाता है। नेक्स्ट आता है लेड विष प्रयोग। लेड विष प्रयोग का क्या अर्थ समझ रहे हैं आप? आपके दिमाग में आता हो कि लेड विष प्रयोग क्या होता है? तो बालक के विकास की गति है, बालक बाल्यावस्था में है और बालकों के अवरुद्ध मस्तिष्कीय विकास की एक अन्य स्थिति लेड विष प्रयोग की है। यह एक ऐसी स्थिति है जब बाल्यावस्था का बालक छोटा रहता है तो प्रायः लकड़ी के दीवारों के लेड्स पेंट्स को छोटी आयु में बालक चाट लेता है, खा लेता है। तो बालकों द्वारा खा लेने से, बार बार उसको चाट लेने से ये बीमारी उनमें उत्पन्न हो जाती है, जिससे कि मानसिक विक्षिप्तता आती है। नेक्स्ट आता है बच्चों आकस्मिक मस्तिष्क क्षति। बच्चा बड़ा हो रहा है, चूंकि वो ग्रोइंग एज का है और बच्चे चंचल होते हैं, बच्चों खेलते हैं, कूदते हैं, उनको कितना भी डांटा जाए वो एक स्थान पर नहीं रहते हैं। ऐसी स्थितियों में अचानक बच्चा दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, उसके मस्तिष्क में चोट लग जाए, दुर्घटनावश उसके मस्तिष्क में चोट लग जाए या आघात लग जाए, तो चोट या आघात लगने से भी मस्तिष्क कोशों या संपूर्ण तंत्रिका तंत्र को क्षति पहुंचती है। बच्चों जब दुर्घटना होता है तो बालक के संपूर्ण तंत्रिका तंत्र को क्षति पहुंचती है, जो तात्कालिक रूप में मानसिक मंदता को जन्म देती है और कभी कभी अंतःस्रावी ग्रंथियों की गड़बड़ी से भी बालकों का मानसिक विकास प्रभावी हो जाता है। नेक्स्ट आता है बच्चों पांचवा वंचित परिवेश। हमने सभी कारकों को बताया था, सभी कारकों के साथ साथ इन सभी कारकों में जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है बेटा, वह है परिवेश यानी वातावरण। मानसिक मंदता का सबसे महत्वपूर्ण और मनोवैज्ञानिक कारण वातावरण कहलाता है। और वह वातावरण कैसे प्रभावी होता है? तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बालक का निम्न सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्तर का होना, बहुत निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर का के परिवेश से वह बच्चा है। अनेक अध्ययनों के द्वारा यह देखा भी गया,
मनोवैज्ञानिकों ने यह देखा, यह निष्कर्ष निकाला कि अधिकांश मानसिक मंदिता वाले बालक निम्न सामाजिक स्तर के परिवारों से आते हैं। चूंकि निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के परिवारों से हैं, इनमें मानसिक मंदता ज़्यादा पाई जाती है और इसका मुख्य कारण है कुपोषण यानी पौष्टिक आहार का न मिलना। इसके साथ साथ पूर्णतः पौष्टिक आहार का न मिलना, समयानुसार उनका उपचार न होना, सघन बीमारी का होना, संक्रामक बीमारियों का होना। मानसिक मंदिता का मुख्य कारण बच्चों कुपोषण है। और कुपोषण क्यों है? क्योंकि जिस परिवेश में वो बच्चे रहते हैं उस परिवेश के बच्चे की निम्न आर्थिक एवं सामाजिक स्तर के होते हैं, निम्न आर्थिक सामाजिक स्तर के परिवार वाले होते हैं उनमें, और उस परिवार से ये बच्चे बिलोंग करते हैं। तो जिन बच्चों को पूर्णतः पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है, संपूर्ण आहार का न मिला, पौष्टिक आहार तो हम कहें बहुत दूर की बात है, दोनों समय पेट भर भोजन भी उनको नसीब नहीं हो पाता है। ऐसी स्थितियों में जब उनको भोजन ही नहीं मिल पा रहा है, दोनों टाइम पेट भरने के लिए भोजन नहीं मिल पा रहा है और इसके साथ साथ वो पौष्टिक भी नहीं है, तो पौष्टिक भोजन न मिल पाने के कारण उनमें कुपोषण की स्थिति होती है। इसके साथ साथ बहुत अच्छा आर्थिक स्थिति नहीं है, सामाजिक स्तर भी बहुत अच्छा नहीं है। ऐसे बच्चों के माता पिता झुग्गी झुपड़ियों में रहते हैं या एक रूम के कमरे में 12 से 15 लोग रहते हैं। न संवातन की व्यवस्था वहाँ पे है, न सफाई की व्यवस्था है, पौष्टिक आहार का नहीं मिलना, इसके साथ साथ गंदगीपूर्ण वातावरण, गंदगीपूर्ण एरिया है, गंदगीपूर्ण उनका रहन सहन है, वहाँ पे न उनको अच्छी हवा मिल पा रही है, न साफ सफाई की व्यवस्था है, जिसके कारण बौद्धिक विकास उनका नहीं हो पाता है, वो अक्षम हो जाते हैं। और बौद्धिक विकास न होने का कारण है अपर्याप्त साधन का होना, साधन ही पूर्ण नहीं है, जिससे कि जब बच्चे के विकास की अवस्था है, उन विकास की अवस्थाओं में बच्चों को इन सभी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनके मानसिक विकास पे प्रभाव पड़ता है। और मानसिक विकास पे प्रभाव पड़ने के कारण ये बच्चे मानसिक रूप से मंद होते हैं। इसके साथ ही साथ बच्चों माता पिता एवं संगी साथियों की निम्न शिक्षा या अशिक्षा आदि। अब इस वर्ग के बच्चे हैं जिनकी आर्थिक एवं सामाजिक स्तर अच्छा नहीं है, जिनका रहन सहन अच्छा नहीं है, इनको पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है, इसके साथ साथ वह शिक्षित भी नहीं है, शिक्षा का स्तर बहुत लो है। हम कह सकते हैं कि कक्षा 4-5 पढ़े हों या 8-9 पढ़े हों, इससे ज़्यादा उनकी शैक्षिक स्तर नहीं है, या वो भी नहीं, बिल्कुल भी पढ़े लिखे न हों। इन स्थितियों में उनको पता ही नहीं चलता है कि उनके बच्चे किस रोग से ग्रसित हो रहे हैं। गंदगी के कारण बच्चों, उन बच्चों को संक्रामक रोग हो जाते हैं। संक्रामक रोग की तीव्रता इतनी बढ़ जाती है कि कई बार ये बच्चे अपने मानसिक लेवल को खो देते हैं, कई बार आंखों की दृष्टि को, क्योंकि संक्रामक रोग शारीरिक अंगों पे प्रभाव डालता है, लेकिन इन लोगों को इसकी कोई भी जानकारी नहीं है जिससे कि ये बचाव करें। इसके साथ साथ मानसिक मंदिता के लिए अपेक्षित प्रत्यय है सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी मानसिक मंदता को प्रभावित करती है, मानसिक रूप से बालकों को प्रभावित करती है। विभिन्न सांस्कृतिक परिवेश में पलने वाले जो कि अपने परिवेश में संतुलित या अपेक्षित व्यवहार करते हैं, वह अन्य परिवेश में रहकर समायोजित
यहाँ पे बच्चों सांस्कृतिक भिन्नता, पालन पोषण में सांस्कृतिक भिन्नता का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। संतुलित या अपेक्षित व्यवहार, जब वो अपनी सांस्कृतिक परिवेश में रहते हैं तो उनका व्यवहार और वातावरण संतुलित उनको लगता है और व्यवहार भी वो संतुलित करते हैं, समायोजन की भूमिका आ जाती है। लेकिन वे अपने परिवेश से बाहर अदर सांस्कृतिक वातावरण में, दूसरे सांस्कृतिक वातावरण में आते हैं तो समायोजित नहीं हो पाते हैं, जिसका प्रभाव बालक के मनोमस्तिष्क पर पड़ता है। जैसे एक संकुचित दृष्टिकोण वाले परिवार का बालक जो कि आत्माओं में विश्वास रखता है, होनी एवं घटनाओं को प्रबल मानता है, भूत प्रेत में विश्वास रखता है। अब चूंकि उसका सांस्कृतिक परिवेश ही ऐसा है, उसको यही मिला है, आत्मा, परमात्मा, भूत प्रेत, इन सभी चीज़ों में। तो और दूसरा परिवेश क्या है, आधुनिक मशीनी, दूसरे में क्या है, आधुनिक मशीनिक उपकरणों का प्रयोग करना, और ऐसे लोग आधुनिक मशीनी उपकरणों का प्रयोग नहीं करते हैं तो वे दोषपूर्ण भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन इन विचारधाराओं, जो संकुचित दृष्टिकोण वाले परिवार का बालक है, जो आत्माओं में विश्वास करता है, भूत प्रेत में विश्वास करता है, होनी को प्रबल मानता है, आधुनिक मशीनी उपकरणों के प्रयोग वह नहीं करता है, इसको बुराई का कारण मानता है, समाज में आधुनिकता के दौर में जो व्यवहार हो रहा है उसको वो गलत दृष्टिकोण से देखता है, तो ये सभी कुछ दोषपूर्ण व भाषा का, इन सभी कुछ को देखकर वो दोषपूर्ण भाषा का प्रयोग करता है, वो उल्टा सीधा बोलने लगता है, जो इसके मनोमस्तिष्क में कहीं ना कहीं बाधित होता है। एक सुसंस्कृत एवं आधुनिक परिवार में उन बालकों को समायोजित होने में कठिनाई का अनुभव आता है तथा व्यवहारिक दृष्टि से, मानसिक रूप से ऐसे बालक मंद माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह आधुनिकता को स्वीकार ही नहीं करते हैं, समय की गति के अनुसार कार्य नहीं करना चाहते हैं, हर बात में वो शंका करते हैं। तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से उनको उनकी परिवेश का प्रभाव, उनकी सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव पड़ा है। इन सभी कारणों से यह स्पष्ट होता है बच्चों की मानसिक मंदिता के कारक बालक के जन्म के पूर्व से लेकर उसकी वर्तमान आयु तक की अवस्था में प्रभावी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका ज्ञान बालक के जन्म से, इसीलिए जब मानसिक मंदित बालकों के इलाज के लिए लोग जाते हैं तो इनके विषय में जानकारी बालक के जन्म से पूर्व से करना ही जरूरी होता है। और अगर हम विश्लेषण करते हैं तो विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि किसी उसकी वर्तमान आयु, मानसिक अवस्था की वर्तमान आयु तक किसी भी अवस्था में मानसिक अवस्था प्रभावी है। लेकिन इसका ज्ञान बालक के जन्म से पूर्व करना, बालक के जन्म से पूर्व हमको ये पता चल जाए कि बालक में मानसिक मंदता है, यह अभी तक संभव नहीं हो पाया है। बालक में मानसिक मंदिता का पता तब चलता है जबकि वह कारक अपना प्रभाव डाल लेता है। अगर हम चाहें बच्चों कि मानसिक मंदिता का प्रभाव जन्म से पूर्व ही हमें जानकारी मिल जाए जिससे कि हम उसका उपचार कर लें, तो अभी तक ऐसा संभव नहीं हो पाया। ऐसी कोई प्रक्रिया, ऐसा कोई इलाज संभव नहीं हो पाया कि जन्म से पहले हमें इस कारक का पता चल जाए जिससे कि इलाज है। यह जब तक पता चलता है तब तक ये अपना प्रभाव डाल चुका होता है। फिर भी जन्म के पश्चात प्रारंभिक अवस्था में ही
जब बच्चे का विकास की प्रारंभिक अवस्था होती है, यानी 3 मंथ के बाद से 6 मंथ, 9 मंथ, ये प्रारंभिक अवस्थाएं मानी जाती हैं। चाइल्डहुड पीरियड यानी बचपना अवस्था। तो प्रारंभिक अवस्था में ही ऐसे बालकों को पहचान लेने से उनमें मंदिता की मात्रा को बढ़ने से रोकने के प्रयास किए जा सकते हैं। जन्म से पूर्व पता नहीं चल पाएगा बच्चों, लेकिन जन्म के बाद प्रारंभिक अवस्था में ही ये धीरे धीरे पहचान में आने लगता है। और जब शुरुआती दौर में ही हम इसको पहचान लेते हैं और पहचानने के पश्चात उसका इलाज कराते हैं, उसको रोकने का उपाय करते हैं, तो काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त भी हो सकती है। अब यहाँ पे प्रश्न बच्चों, अब यहाँ पे 2 तरह के प्रश्न उत्पन्न होते हैं। क्या मानसिक मंदिता की मात्रा एवं उसके कारकों में कोई संबंध है? ध्यान दीजिएगा, ऐसे कौन से 2 प्रश्न उत्पन्न होते हैं इसमें? पहला, क्या मानसिक मंदिता की मात्रा एवं उसके कारकों में संबंध है? और दूसरा, क्या इसको एक दूसरे के आधार पर पूर्व कथित किया जा सकता है? यह 2 तरह के प्रश्न उत्पन्न होते हैं। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से मानसिक मंदिता, बालक में मंदिता का कारण, पूर्ण रूप से मंदिता या बालक में मंदिता का कारण आनुवंशिक होता है या बीमारी होता है या आघात के कारण होता है, जिसके फलस्वरूप बालक के शारीरिक मानसिक दोनों प्रकार से, जब बालक के ऊपर मानसिक मंदिता का प्रभाव आनुवंशिक रूप से हो जाता हो या किसी बीमारी के कारण हो जाता हो या किसी चोट के कारण हो जाता हो, ये पूर्ण रूपेण हम कह सकते हैं कि इन स्थितियों में बालक मानसिक रूप से मंदित है। आनुवंशिक कारण की वजह से मंदित हो सकता है, चोट लगने के कारण से मंदित हो सकता है, या किसी भयंकर जैसे संक्रामक बीमारी के कारण से, जो भी कारण हो वो मानसिक मंदित हो सकता है। लेकिन शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से क्या यह मंदित बालक अपने आप को वातावरण में समायोजित कर पाता है? अपने आप को वातावरण में समायोजित कर पाता है तथा अपने स्वयं को कार्य को करने में सक्षम होता है? यहाँ इस प्रश्न का उत्तर, बेटा, जब यह प्रश्न मन में आया कि क्या ऐसे बालक जो मानसिक रूप से अक्षम हैं अपने आप को वातावरण में समायोजित कर पाता है, तो आंसर है कि ऐसे बालक अपने आप को वातावरण में समायोजित नहीं कर पाते हैं। फिर प्रश्न उठता है कि क्या वह अपने स्वयं के कार्य को करने में भी अक्षम होते हैं? तब यहाँ पे इस प्रश्न का निराकरण यह निकलता है कि कुछ बालकों को, जो मानसिक रूप से कुछ ऐसे बालक हैं जिनको प्रशिक्षण योग्य मानसिक मंदिता है, उनको प्रशिक्षण के द्वारा कुछ ऐसे कार्यों को सिखाया जा सकता है जिससे कि वह अपने कार्य स्वयं कर सके। इसके साथ ही साथ वह कुछ रोजी रोटी कमाने जैसे कार्य कर सके, यानी भेड़ चराना, बकरी चराना, इस तरह के वर्क भी वह कर सकते हैं। और प्रशिक्षण योग्य मानसिक मंदता का कारण प्रायः शारीरिक ही होता है कि वो शारीरिक रूप से ठीक होते हैं, तभी उनको प्रशिक्षण दिया जा सकता है। अब ऐसे बालकों को जो मानसिक क्षतिग्रस्त हैं, ऐसे बालकों का 1/3 मस्तिष्क
जो मानसिक रूप से अक्षम है बच्चों, उन बालकों के मस्तिष्क जो है 1/3 रूप से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और अन्य तिहाई की मानसिक मंदता का कारण यह है कि या तो वो चोट लग जाए या संक्रामक रोग हो। जिनका 1/3 भाग मानसिक मंदता की वजह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, उनके लिए किस प्रकार का विकास किया जाए, किस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की जाए, कैसे उन्हें इस योग्य बनाया जाए जिससे कि वह भी अपने कुछ कार्यों को कर सकें जो पूर्णतः आश्रित हैं, जो बिल्कुल मूढ़ हैं, जड़ जिनको कहते हैं, जड़ बुद्धि बालक। वो कुछ भी नहीं कर सकते, वो दूसरे के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। उनको लाख शिक्षण प्रशिक्षण दे दिया जाए कोई मतलब नहीं है, वो आजीवन अपने नित्य क्रिया के लिए भी दूसरों के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मंदता का कारण वंचित वातावरण या निम्न बौद्धिक स्तर ही होता है, जिसका प्रभाव बालकों पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। यहाँ पे निष्कर्ष स्वरूप हम ये कह सकते हैं बच्चों की मानसिक मंदता के कारणों के क्षेत्र बहुत बड़े हैं। अगर हम देखें तो 200 से अधिक कारणों को मानसिक मंदता हेतु प्रभावित कारणों के रूप में जाना जाता है, परंतु उनमें से किसी एक को निश्चित तौर पे हम स्पष्ट रूप से किसी भी प्रकार की मानसिक मंदता के रूप में को उत्तरदायी के रूप में नहीं मानते हैं। 200 प्रकार के कारण आते हैं बच्चों, लेकिन हम किसी एक को भी निश्चित तौर पे स्पष्ट रूप से किसी भी प्रकार की मानसिक मंदता हेतु उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते हैं। विशेषकर गंभीर एवं अति गंभीर मानसिक मंदता हेतु तो कुछ कारण प्रमुख रूप से और मध्यम श्रेणी की मंदता में तो यह स्थिति और भी स्पष्ट हो जाती है। तो किसी भी कारण को हम पूर्ण रूपेण से उत्तरदायी नहीं मान सकते हैं कि यह मानसिक मंदता का कारण होता है। तो इस तरह से बच्चों मानसिक मंदता के कारणों के रूप में हम किसी भी कारण को पूर्ण रूपेण से उत्तरदायी नहीं मान सकते हैं कि इसी कारण से बालक पे मानसिक मंदता उत्पन्न हुई है, क्योंकि सभी कारण अपने आप में प्रभावी हैं और सभी कारण के प्रभावी होने की वजह से किसी एक को उत्तरदायी मानना तर्कसंगत नहीं होगा। और निश्चित तौर पे स्पष्ट रूप से किसी भी प्रकार की मानसिक मंदता के लिए हम किसी एक कारक पे जोर दें यह भी संभव नहीं है। जैसे सांस्कृतिक कारक पे ध्यान देते हैं तो लोगों का कहना है कि बालकों में मंदबुद्धता सांस्कृतिक वातावरण पे, जैसा मैंने भी समझाया था, सांस्कृतिक वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। शहरी बालकों की तुलना में ग्रामीण बालकों की बुद्धि स्तर कम होती है, यह मानना है। क्यों? क्योंकि शहरों में जो सुविधाएं मिलती हैं वह ग्रामीण बालकों को नहीं मिलती हैं, तो वांछित सुविधाओं का अभाव होता है, जिसके कारण बालक का पूर्णतः मानसिक विकास नहीं हो पाता है जितना कि होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर हम इस कारण को लेकर मानसिक मंदता को द्योतक करते हैं तो गलत होगा। क्यों? क्योंकि कभी कभी ग्रामीण क्षेत्रों के बालक प्रखर बुद्धि के होते हैं। कभी कभी क्या हम कहते हैं, अक्सर ही ऐसा पाया जाता है, जैसे
भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांव के रहने वाले थे। लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह आदि स्वतंत्रता सेनानी प्रखर बुद्धि के थे, प्रतिभाशाली बालक थे जिनके बुद्धि का आकलन नहीं कर सकता था कोई। इनका लालन पालन भी तो गांव में हुआ है, इसलिए किसी एक कारक को अगर हम उत्तरदायी माने तो यह गलत सिद्ध होता है। 200 कारकों में हम किसी एक को भी उत्तरदायी नहीं मान सकते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांव के रहने वाले थे, लेकिन उनके बारे में एक परीक्षक ने लिखा था, एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। अब सोचिए कि गांव के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम राष्ट्रपति, लेकिन उनके लिए परीक्षक ने इतने बड़े शब्द लिख दिया कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। इतने प्रतिभाशाली थे। ऐसे में हम किसी सांस्कृतिक कारण को क्यों कहें कि सांस्कृतिक कारण की वजह से बच्चा मानसिक मंदता होता है? मानसिक मंदता का कारण हो सकता है, लेकिन वह परसेंटेज हम कम लेंगे, 25 से 30। हम इसको उत्तरदायी कारक के रूप में नहीं ले सकते हैं। किसी भी कारक को हम उत्तरदायी कारक के विषय में नहीं ले सकते हैं। समझ में आया बच्चों? इस प्रकार से हम मानसिक मंदता के कारणों को आपको समझाएं। अब यहाँ पे ये चैप्टर को, इस टॉपिक को हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको मानसिक मंदित बच्चों के शिक्षा के विषय में बताएंगे। थैंक यू।